अभी तक आपने सब्जियों को जमीन में उगते हुए देखा है, लेकिन कोटा में दो आईआईटीएन ने अनूठा स्टार्टअप तैयार किया है जिसके जरिए वो हवा में सब्जियां उगा रहे हैं। दो आईआईटीएन का स्पेशल स्टार्टअप हवा में उगा रहे हैं सब्जियां। बिना मिट्टी के रोजाना 500 किलो की पैदावार। अनूठा स्टार्टअप, बम्पर कमाई। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर एक इंसान को सेहतमंद खाना बेहद ज़रूरी है। दो आईआईटी ने फैसला किया कि फार्मिंग करनी है और वेजिटेबल फार्मिंग करनी है, वो भी शुद्ध। टमाटर की शुरुआत की उन्होंने, और ये हम दिखाते हैं आपको। ये टमाटर हैं, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर टमाटर हैं। ये गोल टमाटर हैं, कैंडी जो टाइप्स है उसके जैसे टमाटर हैं। अलग अलग वैरायटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात कि ज़मीन से ऊपर हैं, इनमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं है। जी हाँ, यकीन कीजिए, नए जमाने की तकनीक है। यकीन कीजिए, भविष्य की खेती है, जमीन पर नहीं हवा में खेती है। एक आधुनिक तकनीक के जरिए बिना मिट्टी और बिना पेस्टिसाइड से हरी और ताजा सब्जियों की खेती है। राजस्थान के दो युवा आईआईटीएन की सोच है, स्टार्टअप है, ताकि आप जो भी खाएं शुद्ध और ताजा खाएं। इस तकनीक में सौर ऊर्जा और न्यूट्रिशनल वाटर का उपयोग कर पानी और बिजली की खपत को कम कर दिया है। हाँ, मैं और अमित, हम लोगों ने शुरुआत में ये सोचा था कि हमें किसी तरह से जो बदलते मौसम और पानी की कमी और ज़मीन की न्यूट्रिशन वैल्यू जो ख़त्म हो रही है, उसके हिसाब से हमें एक ऐसी तकनीक बनानी चाहिए जो आम सब्जियां पर बिना केमिकल के, बिना हार्मफुल केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड्स के हम लोग उगा सकें और लोगों को उसी रेट पे प्रोवाइड कर सकें जो मार्केट में मिल रही है कम से कम। इस सोच के साथ मैंने और अमित ने करीब 3.5 साल पहले हमारे जो भी काम था, जॉब थी, वो छोड़ के हमने रिसर्च चालू की। करीब 2.5 साल 3 साल लगा के हमने ये ग्रोइंग चेम्बर्स बनाए हैं, जिससे हम लोग ये अब पॉसिबल कर सकते हैं। इस स्टार्टअप को तैयार करने वाले अमित कुमार श्री गंगानगर और अभय सिंह रावत भाटा से हैं। दोनों किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और मुंबई से बीटेक ग्रेजुएट हैं। दोनों रोबोटिक पर रिसर्च करते हुए दोस्त बन गए। इसके बाद उन्होंने जॉब छोड़कर 2018 में कोटा से अपना स्टार्टअप ईकी फूड्स शुरू किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर दिन ये लोग 5 क्विंटल सब्जियां उगाकर करीब 400 घरों में पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि कुछ करने का जुनून इंसान को हर उस सफलता से रूबरू करवा देता है जिसे वह ख्वाबों में ही देखता है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही जुनूनी युवा के बारे में जिसने विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा का रिकॉर्ड बनाया है। प्रकृति का पहरुआ, नरपत सिंह के जज्बे को सलाम। 1179 दिन में 3121 किलोमीटर का सफर। विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा का श्रेय हरित भारत, हर्षित भारत। में 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के गुजरात में खत्म हुई थी। उस टाइम जो लोगों, आम जन का जो प्यार देखा साइकिल यात्रा के माध्यम से, चल चल कर पेड़ लगा रहा हूँ, तो उस टाइम ख्याल आया क्यों ना एक साइकिल के माध्यम से पूरा भारत ना पा जाए, एक अच्छा संदेश लेकर। कटते पेड़, उखड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए 2017 में बाड़मेर के नरपत सिंह ने साइकिल यात्रा शुरू की।
जिसे जनता का जबरदस्त रिस्पांस मिला, हौसला बढ़ा। इसके बाद अगला और मुश्किल लक्ष्य सामने था, विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा का। तो मैं 27 जनवरी 2019 एयरपोर्ट से एक 0 किलोमीटर से स्टार्ट कर 20 अप्रैल 2022 यानी 3 साल 2 महीने 24 दिन बाद में समापन करता हूँ 30,121.6 किलोमीटर पर। इस मेरे यात्रा का उद्देश्य है पर्यावरण जल संरक्षण के प्रति और रोज का 1 से 2 पौधे लगाता हूँ। नरपत सिंह ने अपनी साइकिल यात्रा 27 जनवरी 2019 को शुरू की। इस दौरान नरपत सिंह ने पूरा हिंदुस्तान नाप दिया। 1179 दिन में 3120 किलोमीटर का सफर तय किया। 20 अप्रैल 2022 को जयपुर में अपनी यात्रा पूरी की। अब नरपत सिंह के कंसर्न की वजह सुनिए। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 15 अरब से अधिक पेड़ काटे जाते हैं। ये आंकड़ा दुनिया की कुल आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा है। एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को प्राणवायु मिलती है। वो 1 से 2 पौधे ऐसी जगह लगाता हूँ मेरे द्वारा लगाया गया पौधा एक फोटो तक सीमित ना रहकर एक बड़ा पेड़ बन सके। 4 दीवारी हो, पानी पिलाने वाली व्यवस्था हो, मेरे द्वारा लगाया पौधा सक्सेसफुल हो। अभी तक मैं खुद 2013 से अभी तक लगातार मैं 94,100 पौधे लगा चुका हूँ। और ये यात्रा थी जो पर्यावरण जल संरक्षण की विश्व की सबसे लंबी यात्रा थी। नरपत सिंह धरती के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जमाने को जगाने के साथ ही पेड़ पौधे लगाकर धरा का श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन धरती को हरा भरा बनाने का ये यज्ञ तब पूरा नहीं हो सकता जब हम सब अपने अपने हिस्से की आहुति न डालें। पर्यावरण संरक्षण अपनी भूमिका कैसे निभा सकती है? एक छोटी छोटी कड़ी के माध्यम से बड़ी जंजीर बना रहा हूँ। जंजीर डायरेक्ट नहीं बनती, जंजीर में छोटी छोटी कड़ी बनती है, तब जंजीर बनती है। जंजीर बनती है तो बड़ी मजबूत बनती है। तो मेरा एक सपना है हरित भारत, हर्षित भारत, मेरा भारत हरा भरा हो, खुशहाल हो। और मेरी पूरी यात्रा में स्लोगन रखा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ नहीं लगाई है, उस मृत व्यक्ति की अर्थी को लकड़ी से जलने को हक नहीं है। पर्यावरण को बचाना, धरती को हरा भरा रखना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। कोरोना में हम सब ने ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में समाते लोगों और उनकी लाश पर रोते बिलखते उनके परिजनों को देखा है। वैसे भी कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, क्योंकि एकमात्र पेड़ ही है जो निस्वार्थ भाव से जन कल्याण एवं स्वयं को होम कर देता है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए उसकी बलि लेने में जरा भी नहीं हिचकते। इसलिए आइए कम से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प ले, तभी हरित भारत, हर्षित भारत का सपना साकार हो पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने दिव्यांगता को मात देकर कामयाबी की एक नई इबारत लिखी। ऐसी इबारत जो निराश हताश लोगों में, हार मान चुके लोगों की रगों में जीत का जुनून पैदा कर रही है। पैर से पन्ने पलटने की रफ्तार देखिए, और बात सिर्फ पन्ने पलटने तक सीमित नहीं है, पांव से लिखाई भी हो रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना नजर आता है। कहते हैं लहरों के साथ तो हर एक दौड़ लेता है, लेकिन लहरों के विपरीत दौड़ने वाला इंसान अपनी जिंदगी में जीत हासिल करता है। ऐसे ही एक शख्स है कोटा के देवकी नंदन। देवकी नंदन ने किशोरावस्था में अपने हाथ गंवा दिए, जिसके बाद जिंदगी जो है वो एक चैलेंज बन गई। और आप देख सकते हैं ये अपना पूरा कार्य जो है वो पांव से करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के गांव में पैदा हुए देवकी नंदन का दाहिना हाथ एक हादसे में काटना पड़ा। बायां हाथ भी काम का नहीं रहा। कुल मिलाकर एक झटके में जिंदगी बेजार हो गई, दूसरों की दया पर निर्भर हो गई।
निराशा तो इतनी ज़्यादा थी कि ज़िंदगी दूसरे पे डिपेंड थी टोटल। कोई खाना खिला दे तो खा लें, कोई कपड़े पहना दे तो पहन लें, और पूरा दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था। अब प्यास लग रही है तो पानी नहीं पी सकते हैं, भूख लग रही है तो खाना नहीं खा सकते हैं। तो बहुत कष्टमय जीवन था। तो उस जीवन को मैं जीना नहीं चाहता था, और इस बीच में जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए। देवकी नंदन जी के कदम कदम पर रोड़े थे, मुश्किलें पहाड़ बनकर खड़ी थी, लेकिन इन्होंने भी एक जिद पाल रखी थी, एक संकल्प ले रखा था। और मैं उस जिंदगी को जीना नहीं चाहता था। मेरे मन में इच्छा थी अगर जीना है तो शान से, नहीं तो नहीं जीना है। मेरी इसी दबंग इच्छा से मैंने पैर से लिखने की कोशिश करी, और करीब मुझे 6 महीने लकड़ी के सहारे ज़मीन में प्रैक्टिस करी, मिट्टी में, और 6 महीने कागज़ और पेन में मैंने इसकी प्रैक्टिस करी। कोटा के भगवान महावीर विकलांग समिति में एक स्टोर कीपर से जिंदगी की शुरुआत करने वाले देवकी नंदन आज उसी संस्थान में बतौर मैनेजर काम कर रहे हैं। तहसीलदार थे। जो सफर शुरुआत हुई वो कैसे हुई, और परिवार में आपके कौन कौन है? बच्चों को भी आपने काबिल बना दिया। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति पूरे देश में जाके कैंप करती है। ऐसे ही ये रानीखेत में कैंप करने के लिए आई हुई थी। वहाँ मैं भी हाथ लगाने के दृष्टिकोण से आया हुआ था, क्योंकि मेरे हाथ तो लग नहीं सकता था, एकदम शोल्डर से कटा हुआ हाथ था। तो अब जहाँ भी जाते वहाँ निराशा की एक लहर होती थी। तो मैं वापस शान से जीना चाहता था। तो उस ज़िंदगी को जीने के लिए मैंने यहाँ संस्था के जो पदाधिकारी आए हुए थे, संस्थापक श्रीमान MC भंडारी साहब और मिसेज प्रसन्ना भंडारी, तो मैंने उनको निवेदन किया कि साहब मेरे हाथ तो लग नहीं सकते हैं और मैं काम करना चाहता हूँ। तो बोले वो क्या कर सकते हो? मैंने कहा साहब मैं लिखने पढ़ने का सब काम कर सकता हूँ। तो बोले कैसे लिखोगे? मैंने कहा साहब पैर से लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा लिख के दिखाओ। मैंने हाथ के हाथ वहाँ लिख के दिखाया पैर से। तो मेरे पैर से लिखने की कला से वो काफ़ी खुश हुए। अपने करियर को आकार देने वाले देवकी नंदन ने अपनी औलाद को न सिर्फ बेहतरीन परवरिश दी, बल्कि पढ़ा लिखा कर उसे डॉक्टर भी बनाया। मेरा बच्चा आज डॉक्टर है और मैंने उसकी शादी कर दी है। मेरी बहू भी डॉक्टरनी है। कोटा में ही शिला चौधरी रोड पे बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक डाल रखा है, स्वर्णगिरी फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर के नाम से। शून्य से शिखर तक का सफर करने वाले देवकी नंदन जी आज जमाने के लिए मिसाल हैं। कोटा के देवकी नंदन उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो कि किसी भी कारण से अपाहिज हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए शायद ये कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन के से ज्यादा नहीं होगी, और जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउड स्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन बात अगर मरूधरा की करें तो चुनावी साल की ओर बढ़ते हुए यहाँ हर मुद्दा सियासी हो जा रहा है। और जिस तरह से लाउड स्पीकर के विवाद की एंट्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मरूधरा में कराई है, उससे इस पर सियासत गरमाने के साफ साफ आसार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सतीश पूनिया फ्रस्ट्रेशन में है और ये तय बात है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे। पूरा देश जानता है कि झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। सतीश पूनिया जी से मैं पूछना चाहता हूँ, लाउड स्पीकर पे हरे कृष्णा हरे राम चल रहा है, वो आप उतरवा दोगे?
मंदिर में भी लाउड स्पीकर चलते हैं, मस्जिद में भी चलते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे में भी चलते हैं। कहाँ के लाउड स्पीकर उत्तरवाद हो गए? उनसे इसी तरह की बातों की उम्मीद की जा सकती है। किसी को राहत देने की बात करेंगे नहीं, विकास की बात करेंगे नहीं, भाईचारे की बात करेंगे नहीं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये डेवलपमेंट करेंगे। समझ में आती थी बात। उनके बयान इस बात को दर्शाते हैं कि वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। सिर्फ बयान देना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की खिलाफत करनी है, कांग्रेस की खिलाफत करनी है, सरकार की खिलाफत करनी है। इसके अलावा उनके बयान में और कुछ नहीं झलकता। जयपुर के पुरातत्व विभाग की लाइब्रेरी में पुरानी और ऐतिहासिक किताबों का संसार बसा है। यहां 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वर्तमान तक की किताबों का संग्रह है। पुरानी और ऐतिहासिक किताबों का संसार, 100 से अधिक साल पुरानी किताबों का संग्रह, 11,070 प्राचीन और ऐतिहासिक किताबें मौजूद। कहते हैं किताबें ही आदमी की सच्ची दोस्त होती हैं। अगर आपको सच्चे दोस्तों से रूबरू होना है तो जयपुर के पुरातत्व विभाग की लाइब्रेरी जरूर जाना चाहिए। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की लाइब्रेरी में 11,070 प्राचीन और ऐतिहासिक किताबें मौजूद हैं। इनमें मूर्तिकला, चित्रकला, मध्यकालीन इतिहास, स्थापत्य कला, पुरातत्व शास्त्र, ललिता कला, मुद्रा शास्त्र और इतिहास विषय पर 100 से 130 साल पुरानी किताबों का अच्छा संग्रह मौजूद है। इनमें मुख्य 1894 में मुंशी हरिदास सिंह भार्गव द्वारा लिखी राजस्थान जियोग्राफी, हेडली द्वारा 1895 में लिखी किताब हैंडबुक ऑफ जयपुर म्यूजियम, 1890 में लिखी पुस्तक जयपुर पोर्टफोलियो सहित अन्य शामिल हैं। ये कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वर्तमान तक की किताबों का संग्रह यहाँ पर है। यहाँ विद्यार्थियों को पुस्तक इशू नहीं की जाती है, विद्यार्थी को यहीं पढ़ना होता है और साथ ही यहाँ विद्यार्थी निःशुल्क किताबें पढ़ सकते हैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट पर ई पुस्तकालय का विकल्प भी दिया है, जहाँ शोधार्थी अध्ययन कर सकते हैं। एक नजर कुछ किताबों पर। आहाड़ में उत्खनन, भारत के देसी राज्य संरक्षण नियमावली, चंद्रावती पुरातात्विक अवशेष, खुदाई सांभर, दी मम्मी, जयपुर शहर का इतिहास, रायर की खुदाई, जयपुर संग्रहालय के लिए हाथ पुस्तिका, भारत के वस्त्र निर्माण के चित्रण, सरकार जयपुर अधिनियम। यहाँ 1944 सहित 25 किताबों की जानकारी दी गई है। करीब 250 किताबें डिजिटलाइजेशन के लिए चुनी गई हैं, जिसमें से 25 किताबों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। हमने अभी तक 250 किताबों का डिजिटलाइजेशन किया है और उसमें से हमने अभी 25 किताबें नेट पर भी हमने इसको डाल दी है ताकि पाठक पढ़ सके। हमने अभी तक 250 किताबों का डिजिटलाइजेशन किया है और उसमें से हमने अभी 25 किताबें नेट पर भी हमने इसको डाल दी है ताकि पाठक पढ़ सके। इस लाइब्रेरी में 100 से अधिक साल पुरानी किताबों का संग्रह है, जहां अध्ययन में रुचि रखने वाले शोधार्थी आकर इन्हें पढ़ते हैं। वाकई ये प्राचीन और ऐतिहासिक किताबों का संसार है, जो शोधार्थियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। महिमा जैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आमतौर पर सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर नेत्रहीन यात्रियों को काफी परेशानियां होती हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन पर नेत्रहीनों के लिए खास व्यवस्था की गई है। अब न देख पाने वाले यात्री भी ब्रेल लिपि के जरिए पूरे रेलवे स्टेशन पर अपने हिसाब से घूम सकते हैं। दृष्टिहीन यात्रियों के सुगम सफर की व्यवस्था। रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ब्रेल लिपि में नक्शा। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बना नई मिसाल। दिव्यांग और दृष्टिहीन के लिए सुगम बनाने के प्रयास में जयपुर रेलवे स्टेशन ने वो काम किया जिसकी वाहवाही सब तरफ हो रही है। जयपुर स्टेशन ब्रेल लिपि से चिन्हित बोर्ड, सीढ़ियां,
दृष्टिहीन के लिए बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कक्ष के आगे लिखे ये नाम और सीढ़ियों पर जाने वाली रेलिंग पर उभरे हुए ये अक्षर खास तौर पर ऐसे यात्रियों के लिए लगाए गए हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ये कोशिश वाकई दिव्यांगों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। कि जयपुर स्टेशन और कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी हमने इस तरह के ब्रेल साइनेजेज लगाए हैं सो दैट जो दिव्यांगजन हैं उनको आसानी रहे स्टेशनों पे अगर कहाँ पे कोई लोकेशन उनको आइडेंटिफाई करना है या क्या सुविधा उपलब्ध है, इस तरह की सुविधा के लिए हमने स्टेशनों पे और उसके अलावा जो कोचेज हैं, जो नए कोचेज बन के आ रहे हैं, उनमें भी ये सुविधा प्रदान की गई है। ब्रेल लिपि या साइन लैंग्वेज का पूरा नक्शा रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ही लगा दिया गया है। अगर कोई ऐसा रेल यात्री आता है जो देख नहीं सकता, ब्रेल लिपि जानता है, तो रेलवे कर्मचारी उसे इस बोर्ड के पास लेकर आएंगे, जिसके बाद दृष्टिहीन यात्री को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जब वो एंटर करेंगे तो उनके लोकेशन और जो सीट नंबर्स की जो है उन सब पर भी जो है ब्रेल लिपि लगाई गई है, ताकि जो है इनको सुगम्य भारत अभियान के तहत इन दिव्यांगजनों को आसानी और सहूलियत मिल सके और ये इनकी यात्रा सुगम हो सके। इस नक्शे में रेलवे स्टेशन के सभी लोकेशन अंकित की गई है। कुल मिलाकर पूरे रेलवे स्टेशन का नक्शा उस रेल यात्री की उंगलियों पर होगा जो देख नहीं सकता। अब जरूरत है देश के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर इस नवाचार के शुरुआत की, ताकि जो यात्री देख नहीं सकते हैं उनका सफर आसान हो सके। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर रेलवे स्टेशन चारों मंडल में सबसे बड़ा जंक्शन, 7 प्लेटफॉर्म, यानी कि लाखों यात्रियों का फुटफॉल रोज। ऐसे में हजारों यात्रियों की तादाद ऐसी भी होती है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, देख नहीं पाते, ढंग से चल नहीं पाते या बोल नहीं पाते। ऐसे यात्री जो ब्रेल लिपि जानते हैं, जिनको साइन लैंग्वेज आती है, उनके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर इस साइन बोर्ड की शुरुआत की है। यानी कि रेलवे उनकी मदद करेगा। जब ऐसे यात्री जयपुर जंक्शन पर पहुंचेंगे तो उन्हें इस बोर्ड के ऊपर लाया जाएगा। फिर जो साइन लैंग्वेज उन्होंने सीखी है वो अपने हाथ से उसे पढ़कर, ये जो बिंदु उभरे हुए हैं यहाँ पर, इनके ज़रिए वो समझ पाएगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 कहाँ पर है, स्टेयर्स कहाँ पर है, एस्केलेटर कहाँ पर है, और ये जो है बाकी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेल ट्रैक और प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ पर है, चाइल्ड हेल्प डेस्क कहाँ पर है। यानी कि सभी कक्ष के आगे या सभी बोर्ड के ऊपर ये साइन लैंग्वेज यहाँ पर लगा दी गई है, ताकि वो यात्री जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते, खुद अपने आप पढ़कर जो है वो अपनी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं या टॉयलेट जाना चाहते हैं या रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं, उनके लिए ये शुरुआत यहाँ पर की गई है। कैमरामैन यासिन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।